माँ बाप सोच लेते हैं डिवोर्स लेना है, वो बच्चे तो नहीं डिवोर्स ले रहे माँ बाप से, तो उनका क्या होता है? वो बहुत ज़्यादा इमोशनल ट्रॉमा से गुजरते हैं ईशा जी। मैंने मतलब आई विल नॉट स्पेयर इवन अ वन केस। हर केस में मैंने देखा है, चाहे वो किसी भी उम्र के बच्चे हों। मैं ऐसे केसेस में से जब मैं गुजरती थी, मैंने अब ये केसेस लेने बंद कर दिए क्योंकि मुझे साइकोलॉजिकली इफेक्ट होता था जब मैं बच्चों को रोते हुए देखती थी। आपके जैसी लॉयर सबको मिलने। थैंक यू सो मच। आई डोंट फील कि मेरी डिवोर्स कराने में मेरी विक्ट्री है। नो, घर बनाने में मेरी विक्ट्री है। डिवोर्स होना ही है तो बच्चे किसके साथ कंफर्टेबल होते हैं रहने में, फादर के साथ, मदर के साथ? ये बहुत एक अलग सवाल है। हरिता जी, कानून में एक ऐसा सुधार जो बहुत ज़रूरी है आपके नज़रिए से। आई नीड, दो वी हैव अ फास्ट ट्रैक कोर्ट्स, बट मुझे लगता है नेत्राना टॉक शो में आज हमारे साथ हैं हरिता मेहता जी, जो एक एडवोकेट हैं सुप्रीम कोर्ट की और हाई कोर्ट की, और सिविल एंड लिटिगेशन के केसेस भी देखती हैं। महिला पंचायत की प्रमुख सदस्य भी रही हैं और एनजीओ भी चलाती हैं, और हेल्पलाइन 181 का एक बहुत मुख्य पार्ट भी रही हैं। आइए चलते हैं हरिता मेहता जी के साथ, और आज का हमारा विषय है क्यों सोसाइटी में इतने डिवोर्स हो रहे हैं, और इस प्रश्न का जवाब हरिता मेहता जी बहुत अच्छे से दे पाएंगी। हरिता मेहता जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू ईशा जी। सबसे पहला प्रश्न मेरा, क्यों इतने डिवोर्स बढ़ रहे हैं? इस 4 शब्दों के पीछे ना बहुत बड़ी एक स्टोरी है। हमारी सोसाइटी में बहुत चेंज आ चुका है। आज से 10 साल पहले अगर आप देखें तो एक फिर भी एक बॉन्डिंग के लिए, फैमिली बॉन्डिंग के लिए या आपस में बातचीत के लिए बैठ जाते थे लोग कि अगर कहीं पर भी कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही है या कोई चीज़ है। बट अब वो पेशेंस लेवल ख़त्म हो चुका है। इसमें ये इसलिए हो चुका है बिकॉज पहले ये कहा जाता था कि जहाँ पर लड़की की डोली जा रही है वहीं से उसकी अर्थी निकलेगी। बिल्कुल। अब ये सिस्टम बिल्कुल चेंज हो चुका है। अब लड़कियां हमारी भी जो हैं बहुत वेल एजुकेटेड, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट, सही और गलत की पहचान रखती हैं। इस वजह से आपस में इन लोगों का जो क्लैश बढ़ जाता है और ये लोग बैठ के सॉल्व नहीं करना चाहते हैं, तो ये लोग एकदम से जंप कर जाते हैं फॉर लीगल रेमेडी, दैट इज़ डिवोर्स। बात बात पे एक ही चीज़ होती है कि मुझे तुझसे डिवोर्स चाहिए, मुझे तुमसे डिवोर्स चाहिए, विच इज़ नॉट राइट। कहीं पर हरिता जी आज महिलाएं बहुत इंडिपेंडेंट हो रही हैं, सब काम से कंधा मिला के चल रही हैं, तो जब वो थक के घर जाती हैं तो उनको भी चाहिए ना कि उनके साथ जो उनके हस्बैंड हैं, जो फैमिली है, उनको घर के कामों में सपोर्ट करे। शायद एक औरत थक जाती होगी। बिल्कुल, आई एग्री टू इट। क्यों नहीं, शी इज़ ऑल्सो ह्यूमन बींग, उसको भी वही रिलैक्सेशन चाहिए। अब अगर आप ये सोचें कि एक महिला सारा दिन काम करके जाए और फिर वो घर का पूरा काम करे और फिर वो आपको सारे सुख दे, आपकी हर चीज़ को समझे, बिल्कुल। तो वो पॉसिबल नहीं है आजकल के टाइम में। क्योंकि अगर आप देखें तो आजकल महिलाओं की हेल्थ पर भी बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं। महिलाओं को भी बहुत स्ट्रेस से गुजरना पड़ता है, काम का बोझ होता है, घर संभालने का होता है। सो उनका स्ट्रेस लेवल मेरे ख्याल से डबल हो चुका है, क्योंकि पहले वो सिर्फ घर संभालते थे, अब वो बाहर भी संभालती हैं। पूरा आपकी इनकम में, आपके घर में, आपकी ग्रोथ में कंधे से कंधा मिला के चलती बिल्कुल, हैं। बहुत इमोशनल प्रेशर होता है। बिल्कुल हर होता है। काम करना भी आज के क्षेत्रों में कंधे से कंधे, काम के में भी आपको बिल्कुल। सबके साथ चलना है, तो आपको काम भी देखना है। कंपटीशन एवरीवेयर इट इज। उनको कंपटीशन बहुत ज़्यादा सहना पड़ता है बाहर, जो शायद कई बार वो घर आके शेयर भी नहीं कर पाती हैं। तो हमारी महिलाओं की एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक है कि हम लोग बहुत कुछ अंदर समा के रखती हैं, और फिर एक ही बार फटता एक ही बार फिर वो बाहर आता है और वो बिल्कुल। हमें मेंटल स्ट्रेस में बदल जाता है। फिर वो कहीं ना कहीं पेशेंस लेवल को क्रॉस कर जाता है, एंड देन ये क्लैशेस जो हैं घर में, छोटी छोटी बातें भी बड़ी हो जाती आई हैं। थिंक मुझे लगता है कि हस्बैंड या मदर इन लॉ, माँ बन के थोड़ा सा बेटी के साथ बात कर लें कि दिन में क्या हुआ, क्या नहीं किया, तो शायद रोज़ रोज़ मन हल्का होता रहेगा, तो काफ़ी चीज़ें सुधर सकती हैं। बिल्कुल, आई एग्री ईशा जी। एक महिला को सिर्फ एक सॉफ्ट कॉर्नर चाहिए घर में, बिल्कुल। और वो कोई भी महिला या कोई भी घर का सदस्य उनको दे सकता है। जैसे हम अपने काम से वापस जाते थे शादी से पहले, तो माँ कुछ खाया था, पूरे दिन में हाँ। क्या किया, पानी पी लो, अब ये खा लो। अगर थोड़ा सा ये रिस्पेक्ट वुमेन जब काम से आ रही है मिले, तो बहुत इमोशनली आई थिंक कई चीज़ों से हम बहुत कुछ निपट सकते बैलेंस हैं। हो जाएगा, बहुत कुछ बैलेंस हो जाएगा। हरिता जी, जब हम डाइवोर्स की बात करते हैं, तो जो एक लड़की है या एक लड़का है, उसको फर्स्ट स्टेप क्या लेना चाहिए अगर वो सोच चुके हैं कि अब हम नहीं रह सकते?
देखिए, अगर तो ये शादी के बहुत तुरंत बाद है, सपोज 1 साल 2 साल के अंदर अंदर अगर हो रहा है, तो मेरे विचार से एक बार ज़रूर बैठकर दोबारा से सारी चीज़ों को सॉल्व करने की कोशिश करनी चाहिए। बिकॉज क्या होता है कि हम लोग बहुत इंडिपेंडेंट लाइफ जीते आ रहे हैं। आजकल हम अपने बच्चों को ना बहुत कुछ प्रोवाइड कर रहे हैं, उनके सेपरेट रूम्स हैं, उनको हर फैसिलिटी है, मोबाइल फ़ोन्स हैं, उनको अपनी ज़िंदगी अपने तरीके से जीने की आदत है। एंड जब वो शादी करते हैं, चाहे वो लड़का हो चाहे वो लड़की हो, उनको फिर एक बिल्कुल टोटली डिफरेंट पार्टनर मिल जाता है, डिफरेंट फैमिली मिल जाती है जिनके साथ उनको 24 घंटे बिताने होते हैं। तो कई बार क्या होता है कि आप उस घर की रूटीन या उन लोगों की हैबिट्स को एक्सेप्ट नहीं कर बिल्कुल पाते बिल्कुल हैं। सही। सो उसमें यहाँ पर मैं ये कहूँगी कि इट इज़ टू अर्ली। एक बार आप एक दूसरे की चीज़ों को सुने, एक्सेप्ट करने की कोशिश करें, एंड देन आप एक्सपेक्टेशन ला सकते हैं अपनी लाइफ में कि अगर मैं ऐसे करूँगी तो शायद वहाँ से परिवार भी या मेरे हस्बैंड दोनों ऐसे करें। दोनों दोनों साइड से साइड से आपको एडजस्टमेंट करनी ही है करनी कि ही जब आप करनी एक है। नई जगह पे जाएंगे। बट यहाँ पर ईशा जी, अगर यही स्टेप 40 की उम्र के बाद लिया जा रहा है, ओ, एक 10 साल 15 साल की मैरिज के बाद लिया जा रहा है, तो आई वुड से कि देन इट इज़ टू बी टेकन, बिकॉज लाइफ इज़ टू स्मॉल। आपने 10 साल 15 साल एक बिल्कुल सही कहा एडजस्टमेंट को आपने। दे दिए, लेकिन वो एडजस्टमेंट या वो सेटलमेंट नहीं हो पा रही है, तो आप मूव ऑन कीजिए। आप भी जिए और दूसरे को भी जीने दीजिए। ठीक है, कई बार नहीं विचार मिलते, कई बार नहीं हम लोग सेटल हो पाते, बट इसको बोझ मत बनाइए कि आपने एक कंधे पे बोझ लेके चलना ही है शादी का। इट्स नॉट नेसेसरी नाउअडेज। हरिता जी, ऐसे केसेस जो आपने बोला आफ्टर 40, कितने परसेंट या कितनी उसकी तादाद होती है डाइवोर्स लेने में? काफ़ी है, काफ़ी है। काफ़ी है। और ये वुमेन साइड से ज़्यादा है या मेन साइड से ज़्यादा है? आई वुड से 60-40 रेशो है। अच्छा, हाँ जी, हमारा समाज बदल रहा है। समाज बहुत बदल रहा है। हरिता जी, अगर फैमिली सपोर्ट नहीं मिल रहा लड़की को, जैसे अभी आपने नोएडा केस देखा जी, कि कहा जा रहा था कि एडजस्ट कर लो, मैं तुम्हें मोटरसाइकिल दिला दूंगा, इसको डॉरी सिस्टम के अकॉर्डिंग भी आप मानेंगी, बिल्कुल बिल्कुल। तो लड़की को क्या करना चाहिए? लड़की को खुद अपना स्टेप लेना चाहिए। आजकल लड़कियां इतनी सक्षम हैं। अगर मैं नोएडा की बात करूं, तो लड़की, शी वॉज वेरी वेल एजुकेटेड, शी वॉज वर्किंग, शी वॉज डूइंग हर ओन बिजनेस। उसको डिपेंड नहीं करना चाहिए था। उसके साथ जो भी हुआ या जो भी किया उसने, वो कहीं ना कहीं इतना ज़्यादा प्रेशर हो चुका था उसके ऊपर कि वो नहीं ले पाई। और ये हादसा हमारी सोसाइटी में दोबारा से एक नॉक एट द डोर है कि वी शुड टेक केयर कि भाई किस मानसिक स्थिति से हमारी बच्चियां या हमारे बच्चे गुजर रहे हैं। उसमें फैमिलीज़ को ब्राइब दे के नहीं चलाना है रिश्तों को कि मैं तुम्हें बाइक दे दूंगा, मैं तुम्हें ये दहेज दे दूंगा, तुम वहीं रहो। ये जो एक स्टिग्मा है ना कि डिवोर्स हो जाएगा तो हमारी बेइज्जती होगी, बदनामी होगी, बिल्कुल बिल्कुल। वो बहुत गलत है। पेरेंट्स को भी मैं यही कहूँगी कि आप प्लीज़ अपना बेटा है या बेटी है, उसे सपोर्ट करें, उसके जाने कि उसकी मानसिक स्थिति क्या है। यहाँ तक नौबत नहीं आनी चाहिए। ये टेम्पररी बातें हैं कि अगर आज डिवोर्स हो गया तो कुछ होगा, कुछ नहीं होता है। ये मैंने सब भूल जाते हैं। एक दिन आप, आज किसी की डेथ होती है, अगले दिन कोई मुझसे पूछेगा कि भैया तूने क्या खाया, तू आज मॉर्निंग वॉक पे गई थी नहीं गई थी। एक दिन किसी की डेथ को बिल्कुल, भी भूल जाता ये है तो इंसान। प्रकृति का एक ये नियम है। प्रकृति का नियम है। मैंने हरिता जी एक कोट पढ़ा था अभी इसी दौरान, आजकल जो केस चल रहे हैं, कि लड़की जल करके मर करके वापस आ जाए तब शर्म नहीं आए, बिल्कुल डाइवोर्स होकर वो वापस आ जाए वो बहुत एक शर्म वाली बात है, वो किसी को पता ना चले। ये जो हमारे यहाँ पर एक, मैं तो कहूँगी टैबू है। बिल्कुल टैबू है। और ये बहुत मतलब दुखद है मेरे लिए कि ये अब इतना एडवांस होने के बावजूद, इतने समझदार और मैच्योर होने के बावजूद अगर ये हादसा हुआ है, तो ये हम महिलाओं के लिए बहुत बड़ी बात है। मैं इसको एज अ पर्सनल, मैं, आप बिलीव करेंगे ईशा जी, मैं उस बच्ची की जब भी फोटो या कोई भी वीडियो देख रही थी, कितनी सुंदर लड़की है हाँ, वो। इट वॉज पिंचिंग माई हार्ट लाइक एनीथिंग। आई वॉज इन पेन। मैंने I've written to somebody कि मैं बहुत पेन में हूँ and I want to fight for the justice for her. पर I'm doing that. I'll get back to you on that later. But yes, ये हादसा मेरे दिल को इतना छू गया। और मैं हर माता पिता से बोलूँगी, मैं हर इवन नॉट, ये सिर्फ माता पिता की ही रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, ये हमारी एज अ सोसाइटी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अब कोई और बच्ची इस तरीके से ना जले। उसके लिए मुझे लगता है स्कूलों में भी पढ़ाई के साथ भी थोड़ा सा
एक बच्चों को कॉन्फिडेंस देना चाहिए कि सही को सही, गलत को गलत आप सहना चाहिए, एडजस्ट भी करना चाहिए, बट कहीं पर आवाज़ भी उठानी चाहिए। स्कूलों में आजकल हम लोग सेल्फ डिफेंस पर और गुड टच बैड टच तो बहुत पढ़ा रहे हैं, बट ये वाला जो एक सीन है, जो हमारा एक ये वाला सिनेरियो आया है कि अगर दहेज के लिए कोई बच्ची को जला दिया गया या वो जल के मर गई, जो भी अभी है, बिकॉज दिस इज़ अ मैटर ऑफ ट्रायल, वो वाला अगर हम अभी से अपने बच्चों को अगर बताएंगे ना, तो एक मेरे अकॉर्डिंग एक बहुत डर बैठ जाएगा। आप देख रहे होंगे कि अभी सोसाइटी में बच्चे शादी को ही बिल्कुल, मना कर रहे हैं। बिल्कुल। नोबडी वांट्स टू गेट मैरिड, दे फील कि नहीं अभी और टाइम, अभी नहीं करनी शादी। कोई भी उनसे बात कर लो कि भाई अब दे शादी वांट का टू इंडिपेंडेंट, दे वांट इंडिपेंडेंस, दे वांट फ्रीडम, दे आर कहीं ना कहीं दे आर स्कैर्ड कि कल को हमारी नहीं बनी तो फिर क्या होगा। आप बिलीव करेंगे ईशा जी, मेरे पास एक मैटर आया, बच्चा बच्ची दोनों 7 साल लिविंग रिलेशनशिप में थे, दे गॉट मैरिड, विद इन 3 days दे केम टू मी फॉर डिवोर्स। आई सेड व्हाट हैपेंड? क्योंकि वो सिर्फ फैमिलीज का प्रेशर नहीं ले पाए, उनको लगा कि मतलब जैसे ही शादी हुई, लड़की को लगा कि मुझे सब कुछ वो करना पड़ेगा जो लड़के की फैमिली कह रही है, और लड़के को लगेगा मुझे अब वो करना पड़ेगा जो लड़की की फैमिली कह रही है। वो ये बर्डन 3 दिन के अंदर उन्होंने डिवोर्स फाइल कर दिया। तभी आजकल लिविंग जो केसेस आप बता रहे हैं, आई थिंक तभी लोग चाहते हैं कि शादी नहीं करेंगे, हम तो लिव इन में रह लेंगे। बिल्कुल, बिल्कुल। क्योंकि परिवारों की, ये मैंने भी देखा है कि मुझे ऐसा लगता है कि हम ये क्यों इतनी उम्मीद रखते हैं, बहू आएगी तो हम ये करेंगे। हम अपनी बेटी से जो उम्मीद रखते हैं वो बहू से भी रखें। बिल्कुल, हम बिल्कुल। काम के लिए, आज सबके पास हाउस हेल्प्स हैं, सबके पास काम के लिए हेल्पर्स हैं। जब आप कमा रहे हैं तो एक बच्ची अगर इंडिपेंडेंट है तो उसको प्यार देने में, और वो जो बेटी और बहू वाला फ़र्क है ना, वो मुझे लगता है वो अभी तक है ही। देखिए, मैंने भी ऑब्जर्व किया है, कहने को सोसाइटी में ना ये सब कुछ लोग कहते हैं हम बहुत बदल गए हैं जी, अब बिल्कुल सही हमारी कह रहे हैं। बेटी है, ये है, वो है, लेकिन कहीं ना कहीं बैक ऑफ माइंड जो आज मदर इन लॉ है ना, वो थोड़ा टाइम पहले किसी की डॉटर इन लॉ थी। यस। तो वो जो सफरिंग्स वो लेकर कैरी फॉरवर्ड हो रही है ना, उनको थोड़ा सा स्पिरिचुअली अगर सोचा जाए तो उनको वो बैगेज को ड्रॉप करना पड़ेगा टू स्टार्ट अ न्यू मदर, नॉट मदर इन लॉ। बिकॉज उनको लगता है कि हमारी मदर इन लॉ ने ये कहा था, मैं भी वही कैरी फॉरवर्ड करूं। अगर मैंने वही ज्वेलरी अपनी डॉटर इन लॉ को दी है तो मैं वही जो मैं सहती आ रही हूँ, मैं वही चीज फॉरवर्ड करूं। हमें नहीं मिला था। यस, भले ही मैं मुंह पर ये बोल रही हूँ कि नहीं आई एम वेरी मच चेंज, शी इज माई डॉटर, बट कहीं ना कहीं बैक ऑफ माइंड हमने इतना एडजस्ट किया था, तुम इतना भी नहीं कर सकते, तुम इतना से भी नहीं कर सकते। तो हमने भी अब रोटियां बनाकर खिलाई हैं, हमने भी ये काम किए हैं, तो तुम्हें करने में क्या बुराई है। तो ये चीजें, अगर आप कोई चीज कह रहे हो तो उसको मानो भी। बिल्कुल। मुझे लगता है जो लॉ अक्षर है ना, वो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट वाले लॉ में ही ठीक लगता है, मदर लॉ में नहीं ठीक लगता है। एग्जैक्टली। वहाँ पर मदर होनी चाहिए, लॉ नहीं होना चाहिए कि उसका टर्म्स एंड कंडीशन नहीं होनी चाहिए। यस। अब मैं आपसे एक क्वेश्चन और पूछना चाहूँगी। आज सोसाइटी में लड़के भी जो हैं, बॉयज़ भी हैं या मेन कह लीजिए, अगर वो डाइवोर्स लेना चाहते हैं, या हो सकता है ना कि एक बॉय भी नहीं एडजस्ट कर पा रहा हो, बिल्कुल, तो अगर उसको कोई प्रॉब्लम है तो उसके लिए क्या कोई लॉ इतने स्ट्रॉन्ग हैं जितने वुमेन के लिए हैं? देखिए, मैं इस चीज़ में ये ज़रूर कहूँगी कि लॉ फॉर वुमेन इज़ मोर स्ट्रॉन्गर देन मेन, बट येस, मेन हैज़ अ रेमेडी। वो भी चाहेंगे तो वो भी ऑन बेसिस ऑफ क्रुएलिटी डिवोर्स अप्लाई कर सकते हैं। मैं ऐसा नहीं कह रही हूँ कि वो उनके ऊपर कोई क्रुएलिटी या हरासमेंट नहीं होती है। अभी रिसेंटली हमने बहुत सारे मैटर्स देखे हैं जिसमें हमारी जो हायर जुडिशरी है, हमारी जुडिशरी जो है वो बहुत ज़्यादा विजिलेंट हो चुकी है, एंड दे आर टेकिंग इट वेरी सीरियसली कि अगर ये डिवोर्सेस या ये हरासमेंट्स आर फॉर मोनेटरी गेन्स, अगर सिर्फ पैसों की खातिर हो रहे हैं, तो हमारी जुडिशरी बहुत फेयर ट्रायल्स कर रही है आजकल। सो इसमें मैं कहूँगी कि येस, इवन जो मेल पक्ष हैं, जो बॉयज़ हैं, अगर वो किसी चीज़ से जूझ रहे हैं एंड दे हैव फेयर एविडेंस, तो उनको भी जस्टिस मिल रहा है। बिल्कुल ठीक आपने कहा। एक जो मेंटेनेंस को लेकर के है, जब एक डिवोर्स पे बात आ जाती है और जब आप मेंटेनेंस पे आ जाते हैं, तो उसके लिए इतना कन्फ्यूजन क्यों है? और आज अगर एक महिला इंडिपेंडेंट है तो क्या तब भी मेंटेनेंस बॉय साइड को देनी है? और मैंने एक नॉर्मल पब्लिक में सुना कि अगर मैं जॉब करूँगी ना, मेरा डाइवोर्स केस चल रहा है तो मुझे मेंटेनेंस नहीं मिलेगी।
इसके बारे में थोड़ा एक्सप्लेन करके बताएं। इसके बारे में ना थोड़ा सा अब मिक्स्ड वो हो गई हैं चीज़ें। रीज़न बिहाइंड इज क्योंकि लड़कियां खुद भी कमा रही हैं जी। बट लॉ सेज कि अगर वो कमा भी रही हैं तब भी हस्बैंड को मेंटेनेंस देनी है। बिकॉज लॉ सेज कि जिस लेवल पे हस्बैंड अपना लिविंग कर रहे हैं उसी लेवल पे वाइफ को रखना है उन्होंने। एंड इफ इन देयर वेडलॉक दे हैव अ चाइल्ड तो वो बच्चे को तो देंगे ही देंगे। अगर सपोज देयर इज अ कपल जिनके पास बच्चा है और वाइफ जो है बहुत अच्छी अर्निंग कर रही है और हस्बैंड बहुत कम कर रहा है बट हिज लाइबिलिटी टूवर्ड्स चाइल्ड इज देयर, वो फिर वाइफ को नहीं देंगे, वो अपनी बेटी या बेटे को बच्चे को ज़रूर देंगे। अब कन्फ्यूजन की जहाँ तक बात है वो ये है ईशा जी की कोर्ट को बहुत फेयरली डिसाइड करना पड़ता है कि जो लड़का कमा रहा है उसके ऊपर क्या क्या लाइबिलिटीज़ हैं। Is he holding some loans? Is he holding his parents की duties? Is he holding any other liabilities? और लड़की पक्ष जो है उसके ऊपर क्या जिम्मेदारियां हैं। तो ये सब चीज़ों को काउंट करती है कोर्ट एंड देन फिर उस हिसाब से दोनों के इनकम एफिडेविट्स देखती है, तब ये मेंटेनेंस डिसाइड होती है। हरिता जी, जैसे अगर कोई वर्किंग है तो आप उनके एविडेंस देख लेते हैं। जो लोग कई बार बिजनेस करते हैं, आप जैसे कई बार ये लोग छुपाते भी हैं इनकम की, ना देना पड़े मेंटेनेंस। यस, ऐसा आपके किसी केस की थोड़ा सा एग्जांपल के साथ बताइए। बहुत सारे ऐसे केसेस होते हैं जिसमें सबसे पहले क्या होता है कि अगर जॉइंट फैमिलीज हैं तो पेरेंट्स जो है बेदखल कर देते हैं लड़कों को, क्योंकि योर राइट्स ओनली इम्प्लाइड ऑन हस्बैंड। तो इसके लिए लॉ कुछ नहीं कहता कि आप कोर्ट केस जब चल रहा है तब कैसे बेदखल कर रहे हैं? नहीं, वो पहले से ही जब घर की स्थिति ऐसी होती है, जब लड़की घर छोड़ देती है, सेपरेशन पीरियड चल रहा होता है, वो लोग तभी ये रेमेडीज उठा लेते हैं। तो मुझे अपनी क्लाइंट्स के लिए थोड़ी डिफ़िकल्टी हो जाती है वहाँ पर, क्योंकि आप सिर्फ फिर हस्बैंड की इनकम पर ही डिपेंड करते हैं। जबकि ये कहा जाता है, मैंने उस दिन एक बहुत अच्छी एक कोटेशन पढ़ी कि जब मेरी बेटी का ब्याह होगा, जब मेरी बेटी की शादी होगी तो मैं उसे घर दूंगी, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि बेटियों का कोई घर नहीं होता। घर नहीं होता, बिल्कुल ठीक बात आपने बोली। ये एक बहुत थिन लाइन है जिसपे मेरी भी एक स्ट्रगल है इन दिस लाइन, इन दिस जुडिशरी, कि लड़कियों को कहा तो जाता है कि मैट्रिमोनियल हाउस है, बट वो क्या होता है, उसका पति का घर या उसके पिता का घर। बिल्कुल। बट लड़की का घर कहाँ है? दैट्स अ क्यों क्वेश्चन छोड़ना मार्क। है? क्यों छोड़ना है? लड़की को ही घर, डिवोर्स होना है, लड़की को घर छोड़ना है। मेरे पास हेल्पलाइन में ईशा जी केसेस आते थे और हम उसमें मेरी काउंसलर्स जाके उनको रेमेडी प्रोवाइड करते थे। उनको पुलिस स्टेशन लेके जाना, खून निकल रहा है, चोटें लगी हुई हैं, शाम तक बड़ी मुश्किल से एफआईआर दर्ज करती थी पुलिस। उसके बाद उस बेचारी का मुझे फ़ोन आता था, हमें फ़ोन आता था कि दीदी जी अब मैं कहाँ जाऊँ, भाई नहीं ले जा रहा है, पति घर नहीं रखेगा। फिर उनको हम लोग शेल्टर होम्स में जगह प्रोवाइड करवाते थे। सो बहुत कई बार सर्कमस्टांसेस ऐसे हैं कि जहाँ पर आई वुड से कि लड़कियों के लिए, महिलाओं के लिए बहुत कुछ सोचना चाहिए। तभी वो हिम्मत नहीं कर पाती हैं, नहीं कर पाती हैं, जो हम देखते हैं ना कई लोग कि हम कहाँ जाएंगे, क्योंकि वो बिल्कुल आपने सही कहा कि आज सोसाइटी को, जब आप अपनी बेटी को शादी कर रहे हैं ना, तो इतनी लैविश शादी करने से हम माँ बाप, मैं भी एक माँ हूँ, तो मैं सोचती हूँ आज मैं शादी ऐसे करूँगी वैसे करूँगी। आपकी बात से आज मैं बहुत सहमत हूँ कि आप सब कुछ करिए, लेकिन सबसे पहले आप अपनी बेटी को अगर सच में कुछ देना चाहते हैं ना, उसको एक घर दीजिए, ताकि वो कभी ये ना सोचे मैं कहाँ जाऊँगी। मैंने being a lawyer, being everything, my daughters, I have 2 daughters, मेरी बेटियां पढ़ रही हैं, एक मेडिकल कर रही है, एक अभी आगे करेगी। लेकिन मैंने अभी से उनके सारा कुछ उनके लिए कर दिया है कि कल को मेरी बेटियों को ये ना कहना पड़े कि हमारा घर कहाँ है। बहुत अच्छी आपने एक बात बोली है। और हर पेरेंट को छोटा, जैसे हम बच्चों के लिए पढ़ाई के लिए पैसा जोड़ते हैं, शादी के लिए जोड़ते हैं, दहेज के लिए जोड़ते हैं, प्लीज़ आप उनके घर बना के दीजिए, जो ताकि वो सर उठा के चल पाए, सर उठा के जी पाए। बिल्कुल। हरिता जी, अब एक और बहुत इमोशनल क्वेश्चन आपने बहुत देखा होगा, बच्चे जब बच्चे हो जाते हैं, एक जब माँ बाप सोच लेते हैं डिवोर्स लेना है, वो बच्चे तो नहीं डिवोर्स ले रहे माँ बाप से, उनका क्या होता है? वो बहुत ज़्यादा इमोशनल ट्रॉमा से गुजरते हैं ईशा जी। मैंने मतलब आई विल नॉट स्पेयर इवन अ वन केस, हर केस में मैंने देखा है, चाहे वो किसी भी उम्र के बच्चे हों। मेरे पास मैं एक हेयरिंग में थी और हस्बैंड वाइफ का लड़ाई झगड़ा हो रहा था एंड जज साहब ने उनको बोला, उसके जो फादर पक्ष हैं उन्होंने बोला कि बच्चे भी बाहर हैं, वो मेरे साथ रहना चाहते हैं। तो जज साहब ने अंदर बुलाया उनको
और वो बच्ची अंदर आई और जज साहब ने पूछा, शी वाज लाइक हार्डली 6-7 years old। तो इतने छोटे बच्चों को आना पड़ता है कोर्ट आना में? पड़ जाता है समटाइम्स गवाही देने के लिए, जब मैटर ऑफ कस्टडी होता है। कस्टडी, हाँ। तो जज साहब ने पूछा कि आप बेटा जहाँ रह रहे हो, आप ठीक हो, कैसे हो? और वो बच्ची वहाँ पे आंसुओं से एकदम से रोने लग गई बहुत बुरे तरीके से कि ये दोनों लड़ते रहते हैं, मुझे दोनों चाहिए। और वो जज साहब भी इतने इमोशनल हो गए, उन्होंने ऊपर बुलाया बच्चे को, उसको स्वीट्स दी, उसको मतलब समझाया। फिर उन्होंने खूब डांटा कि आप दोनों पति पत्नी ऐसे लड़ते हैं, आप कभी ये सोचते हैं कि बच्चों के ऊपर क्या बीतती होगी? ईशा जी, नो मैटर व्हाट इज द एज, चाहे वो 18 years हो, 20 years हो, को हम इकट्ठा ही देखना उनको चाहेंगे, हम एक साथ ही, हम सोच भी नहीं सकते। मतलब मैं ऐसे केसेस में से जब मैं गुजरती थी, मैंने अब ये केसेस लेने बंद कर दिए क्योंकि मुझे साइकोलॉजिकली इफेक्ट होता था जब मैं बच्चों को रोते हुए देखती थी। तो सो अब आई हैव दीज केसेस, बट मैं आई फील कि नहीं, बच्चों के लिए मैं घर बनाना पहले प्रेफर करती हूँ। सो आई ऑलवेज ट्राई कि पहले इनका मैं पैचअप कराऊँ, इनको समझाऊँ, इनकी काउंसलिंग करूँ। आई कीप देम। 1-2 केसेस मेरे बहुत अच्छे सक्सेसफुल भी हुए हैं। आपके जैसी लॉयर सबको मिलने। थैंक यू सो मच। आई डोंट फील कि मेरी डिवोर्स कराने में मेरी विक्ट्री है, नो, घर बनाने में मेरी विक्ट्री है। दैट इज माई फर्स्ट प्रेफरेंस। यस। बच्चे आपसे जब सोच ही लिया जाता है कि डिवोर्स होना ही है, तो बच्चे किसके साथ कंफर्टेबल होते हैं रहने में, फादर के साथ, मदर के साथ? ये बहुत एक अलग सवाल है क्योंकि बच्चों की हर केस में एक डिफरेंट चॉइस है। मैंने ऐसे बच्चे भी देखे हैं जिन्होंने कॉम्प्रोमाइज़ ये किया है कि मदर इतनी कैपेबल नहीं है हमें पालने में, और फादर के पास मीन्स ऑफ सोर्सेज ज़्यादा हैं और वो हमें एजुकेशन अच्छी दे पाएंगे। सो दे लेफ्ट मदर एंड मदर वाज हाउलिंग कि ये रीज़न दिया उन्होंने, काश मैंने पहले काम करना शुरू कर दिया होता। Oh my God. हम महिलाएं क्या करते हैं कि जब हमारी शादी होती है, हमारे बच्चे होते हैं, हम कितने भी वेल एजुकेटेड हों, हम छोड़ देते हैं काम करना। हमें लगता है कि हम अपने हाथों से अपने बच्चों को पालें। बट जब इस तरीके की कोई सिचुएशन आती है तो वो इतना बड़ा रिग्रेट बन जाता है लाइफ का कि अगर आज मैं एक सक्सेसफुल महिला होती तो शायद मेरा बच्चा मेरे साथ ना होता। सो ये सर्कमस्टांसेस पे डिपेंड करा, मैंने जो ऑब्जर्व किया। बट देयर आर सम किड्स जिन्होंने अपनी मदर का कभी साथ नहीं छोड़ा, वो उन्होंने कहा जैसे भी होगा हम मम्मा के साथ ही रहेंगे। और हरिता जी, व्हाट इज को पेरेंटिंग? ईशा जी, को पेरेंटिंग ये होता है कि जहाँ पर कोर्ट ये डिसाइड करती है कि जहाँ पर दोनों की इच्छा है पेरेंट्स की कि बच्चे दोनों को बराबर साथ टाइम स्पेंड करें और रहें, तो वहाँ पर कोर्ट डिसाइड करती है कि आप दोनों पेरेंट्स अगर कमा रहे हैं तो दोनों इकट्ठे उनकी एजुकेशन, उनकी आगे हायर एजुकेशन, उनकी मैरिजेस, उनके सारे डिसीजंस को मिलजुल कर इक्वलेंट लेवल पे देखेंगे और आप इक्वली ही उनके साथ टाइम स्पेंड करेंगे। सो उसमें ये होता है कि बच्चों के ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होती। व्हेनेवर दे वांट टू गो एंड स्टे विद मदर और फादर, दे कैन गो। और फैमिली ऐसी कौन सी गलती करती है जिससे उनका केस जो है डिवोर्स में, या मदर साइड से या फादर साइड से, दोनों मतलब बॉय गर्ल साइड से कमज़ोर हो जाता है? ऐसी कौन सी एक गलती? देखिए, जब हम उनसे उनकी तकलीफ़ पूछते हैं, जब उनका कोई केस पूछते हैं, तो कई बार होता है कि वो कुछ छुपा जाते हैं हमसे, और हमारी जो दलील है कोर्ट में, जो पिटिशन है हमारी, उसके आधार पर पेश हो जाती है। बट हमें बाद में पता चलता है कि ये चीज़ ऐसे नहीं ऐसे थी, जब ऑपोजिट पार्टी कोई एविडेंस रखती है। केस उससे खराब हो जाता है। केस उससे खराब होता है। कहते हैं ना, डॉक्टर से और लॉयर से कुछ नहीं छुपाना चाहिए, तभी आप जीत पाएंगे, बीमारी से भी और केस से। बिल्कुल। हरिता जी, सेटलमेंट कैसे होती है और उसमें क्या राइट्स हैं बॉयज़ की साइड के और क्या राइट्स हैं गर्ल साइड के? राइट्स वही रहते हैं। सेटलमेंट्स मेनली होती हैं जब मैटर्स मीडिएशन में रेफर होते हैं। देयर इज़ अ टर्म, देयर इज़ अ प्रॉपर सेंटर्स, मीडिएशन सेंटर्स, जहाँ पर हमारे काबिल वकील जो हैं वो एज अ मीडिएटर्स अपॉइंट हुए होते हैं कोर्ट की तरफ से। वो आपस में केस को आपस में सुलह कराने की भी कोशिश करते हैं, पैचअप कराने की कोशिश करते हैं। अगर नहीं होता है तो पार्ट अवे कैसे होना है, उस चीज़ पे भी सेटलमेंट्स करने की कोशिश करते हैं कि किसी तरीके से मूव ऑन किया जाए। क्योंकि कई बार क्या होता है कि केस लड़ते लड़ते 1 साल, 2 साल, 2.5 साल, वी गेट स्टक टू समथिंग, और तब कोर्ट को लगता है कि आप मीडिएशन में जाइए। ना आप सही आप सुन रहे हैं, ना आप सुन रहे हैं, ना आप गलत हैं, ना आप गलत हैं। सो इसमें यह है कि बैठकर टेबल टॉक हो जाए एक मीडिएटर के आगे, जिस सेटलमेंट को कोर्ट
फिर इम्प्लाई करती है, वैसे होती हैं सेटलमेंट्स। अगर ये 2 या 2.5 साल चलते हैं तो कोर्ट की फीस, अगर गर्ल इतनी कैपेबल नहीं है तो वो कैसे देती हैं? कई केसेस होते हैं जिसमें वो कैपेबल होती हैं, कई में नहीं होते हैं, तो देर इज़ DLSA विच इज़ दिल्ली का जो लीगल अब उनको फ्री मिलता है वहाँ से एक वकील, तो एक सिस्टम है उसमें वो DLSA जा सकती हैं, वहाँ से उनको फ्री वकील मिलता है। देन एक 11,000 की कॉस्ट होती है, लिटिगेशन कॉस्ट, जो हस्बैंड को अपनी वाइफ को देनी होती है, विच इज़ मैंडेटरी इन एवरी केस। वो कोई भी डीवी हो, मेंटेनेंस हो, उसमें उसको देनी होती है। देन बाकी उनकी, अगर उन्होंने प्राइवेट वकील किया है, इफ़ दे कैन अफोर्ड, बाकी आई डू मैनी केसेस प्रो बोनो ऑल्सो, क्योंकि मेरे पास NGO था ना, तो माई मेहर चैरिटेबल सोसाइटी इज़ माई बेबी, तो उसमें जो भी मेरे पास केसेस आए हैं वो बहुत ही लोअर प्रिविलेज्ड थे सारे। आई वॉज लाइक, आई हैव अडॉप्टेड तुगलकाबाद कबाड़ी बस्ती, तो वहाँ से मैंने अपनी NGO की शुरुआत की थी। एंड देन आई गॉट एसोसिएटेड विद दिल्ली कमीशन फॉर वुमेन, वहाँ से मुझे ये सारे प्रोजेक्ट्स मैंने किए, विच इज़ महिला पंचायत 181 जो CM ऑफिस से एफिलिएटेड थी। वहाँ पर हमारे साथ जो केसेस आते थे जो नहीं सॉल्व हो पाते थे, वो फिर मैं प्रो बोनो करती थी। सो देर आर मैनी वेज, और जो वो अफोर्ड नहीं करने वाली बात है, तो उसमें उनके लिए फ्री वकील भी अवेलेबल हैं, इजीली अवेलेबल हो जाता है। कोर्ट ही उनको दे देती हाँ, है। क्योंकि कई बारी जो सक्षम नहीं होते, जो जैसे अभी हम घर की बात कर रहे थे, जब वो सक्षम हो कि मैं कैसे वकील की फीस भरूंगी, मैं कैसे क्या करूं, चलो मैं सहन ही कर लेती हूँ। नहीं, वो नहीं करना है, सहन नहीं करना है। खास तौर से फिजिकल एब्यूज सहन नहीं करेगी कोई भी महिला। देखिए, बिल्कुल ठीक आपका, बात है। आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट, आपकी डिग्निटी, आपकी जिंदा रहने की वजह होनी चाहिए। अगर आप आए दिन मारपीट सहेंगे, कई केसेस होते हैं जिसमें एल्कोहलिक एब्यूजिव हस्बैंड्स हो जाते हैं, दे बहुत बुरे तरीके से मारपीट होती है। मैं तो लाइक more than 800 cases in my NGO I have gone through. ओह, So I have seen the ratio कि उसमें से बहुत कम ही हैं जो ऐसे फिजिकली अब्यूज नहीं होती हैं। और मैंने जैसे हमारे घर में हेल्पर स्टाफ होता है, मैंने देखा कि कई बारी वो कहीं पर चोट लगी हुई है और बोले कि नहीं नहीं मैं गिर गई थी, और फिर वो रो के बता भी देती हैं अपने दिल का हाल, फिर कहती हैं दीदी मैं कहाँ जाऊँगी, कोई बात नहीं, पीता है तो क्या हुआ, है तो मेरा ही पति। तो कहीं पर मुझे लगता है टू मच एडजस्टमेंट भी कर जाती हैं, क्योंकि वही अगेन वही बात, जाऊँगी कहाँ। एग्जैक्टली, देर आर मैनी फैक्टर्स इन टू इट। एक तो जाऊँगी कहाँ, देन वो अगर मैं कहीं चली भी जाऊँगी तो वो रहने नहीं देगा, पीने की आदत और मारपीट बिल्कुल। की आदत तो कहीं पर भी नहीं जाएगी। सो वो जहाँ पर भी अपना घर बदलेंगी, वहाँ वहाँ उनको वो ह्यूमिलिएशन फेस करना पड़ सकता है। फिर बच्चे, जब एक एज के बाद बच्चे हो जाते हैं, बच्चों की पढ़ाई चल रही होती है कि ये तो पी रहा है, मैं अगर नहीं रुकी तो मेरे बच्चों का क्या होगा। तो एक जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना, वो आई थिंक उससे पार नहीं होने देती, और कई बारी उसका अंत, जैसे नोएडा केस हुआ है, वहाँ तक पहुँच जाता है। बट आई फील कि नहीं, हर औरत को एक हिम्मत जगानी पड़ेगी। अगर वो इस अन्याय को आज रोकेगी तो कल को उसके बच्चे भी इस चीज़ को रोक पाएंगे, नहीं तो ये कैरी फॉरवर्ड होता रहेगा और हम महिला समाज कभी भी नहीं उभर पाएगा, नो मैटर कितने भी एजुकेटेड हो। आप बिलीव करेंगे, देयर वाज अ केस मेरे पास, दोनों हस्बैंड वाइफ डॉक्टर्स, अच्छा। बहुत अच्छे बड़े डॉक्टर्स, एंड हस्बैंड वाज अब्यूजिव, फिजिकली अब्यूजिव टू द वाइफ। दे गॉट डिवोर्स, 2 बच्चे हैं उनके। बट आप और यही एक, मैं आपको कबाड़ी बस्ती का जो बता रही हूँ, जहाँ पे कबाड़ बिनने वाला शख्स है, वो भी पीकर अपनी बीवी को मारता है। देयर इज हार्डली अ डिफरेंस इन द मेंटालिटी ऑफ अ मैन। डॉक्टर। यस। सो मैं वही कह रही हूँ कि अगर वो सक्षम हो सकती हैं, आप अभी 4 घर काम करते हो, अगर आप सुकून से और पीसफुल लाइफ जी रहे हो, आप 4 घर का काम और कर पाएंगी। बिल्कुल ठीक कहा आपने। सो आप अपनी फाइनेंसेस पे ध्यान दीजिए और आप ना को ना कहना सीखिए। आप कहीं छोटी नहीं हैं, आप कहीं कम नहीं हैं, सिर्फ आपकी अंदरूनी ताकत को आप जगाइए। ईश्वर ने जब हमें बनाया था तो उसने ये नहीं देखा था कि मैंने इसके अंदर इतनी सी ताकत देनी है और इसके अंदर 100 ग्राम देनी है, इसके अंदर 200 ग्राम देनी है। उसने बराबर ताकत देनी है। हमारी माँ शक्ति, माँ काली, माँ Yes. दुर्गा, शक्ति से ही तो सब कुछ शक्ति है। हैं, हम शक्ति हैं। हम बच्चे भी पाल लेंगे, हम पति को भी देख लेंगे, हम समाज भी देख लेंगे, हम 4 घर का काम भी कर लेंगे। बस बदले में एक रिस्पेक्ट दे बस दीजिए। बदले में हमें इज्जत दे दीजिए और हम पे कभी हाथ मत उठाइए। दिस बस। शुड बी दी डेडलाइन। फिर घर बहुत खूबसूरत हो सकते हैं। बिल्कुल होगा।
जन्नत हो जाएगा। हरिता जी, लॉ सारे रिलीजन के लिए, धर्म के लिए एक जैसा है जैसे हिंदू एक्ट के लिए और मुस्लिम विवाह के लिए? नहीं, मैं कहूँगी मुस्लिम लॉ इज़ डिफरेंट एंड हिंदू लॉ इज़ डिफरेंट। सब में प्रोविजन सब में है। मेंटेनेंस एक ऐसा सेक्शन है जो अब मुस्लिम लॉ में भी आ गया है कि एक मुस्लिम महिला भी अपनी मेंटेनेंस के लिए अंडर सेक्शन 125 वो अपनी पिटिशन डाल सकती हैं, बट डिवोर्स दोनों का डिफरेंट है जी। जैसे एक आम भाषा में कहा जाए तो मुस्लिम में तलाक तलाक तलाक, तो क्या अब वो ही खत्म हो चुका है, वो It's खत्म हो over चुका now. है? तो थोड़ा सा आप इसको एक्सप्लेन कर दीजिए कि क्या एक मुस्लिम गर्ल जो है वो कैसे जिसको नहीं पता इस लॉ के बारे में, उसको थोड़ा सा आप अब तो इस चीज़ की ईशा जी सबको अवेयरनेस हो ही गई है कि कैसे मुस्लिम लॉ में डिवोर्स होता है, बट येस उनका एक डिफरेंट है, पहले खुला होता है एंड ऑल दोज थिंग्स, इट्स अ वेरी वास्ट थिंग अगर मैं बताऊंगी, बट इसकी अवेयरनेस बहुत अच्छे से हो चुकी है सबको। मतलब धर्म के अकॉर्डिंग भी लॉ में थोड़ा थोड़ा सिर्फ डिफरेंस है हिंदू एक्ट और मुस्लिम एक्ट हाँ के जी, अकॉर्डिंग। यस जी, आप एक इतने केसेस आपने देखे, इतने इमोशन से ऊपर नीचे आपने होता हुआ देखा, एक गलत सलाह जो आप बार बार सुनती हैं पेरेंट्स की या रिश्तेदारों की, जो गलत सलाह दी जाती है दोनों को, फैमिली को भी या बच्चों को भी? डरना नहीं, हम बैठे हैं ना तेरे पीछे। बिल्कुल। इसका मतलब ऐसा हो जाता है बच्चों में कि वो ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं, कि वो ब्लाइंड हो जाते हैं कि भाई हमने अपने पार्टनर को एक मौका भी नहीं देना है अब। वेरी ट्रू। सो वो चीज़ ना करें, इतना भी पंप अप मत करें किसी भी ह्यूमन बीइंग को, थोड़ी सी ह्यूमैनिटी रखें। मैं केसेस को ना पहले सिर्फ बहुत फेमिनाइन होकर देखती थी, आज भी मैं बहुत महिलाओं के लिए खड़ी रहूंगी, बट अब थोड़ा सा मैं ह्यूमैनिटी पे भी देखती हूँ। वेरी ट्रू, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बिकॉज ये एक महिला और एक पुरुष होने से पहले हम सब ह्यूमन बीइंग्स हैं, वी ऑल आर ह्यूमन बीइंग्स। और हमें अपने रिश्तों को, चाहे वो हमारे पेरेंट्स के रिश्ते हों, चाहे वो हमारे बच्चों के साथ हो, चाहे हमारे स्पाउस रिलेशनशिप्स हों, हम अगर इंसानियत के नाते देखना शुरू कर देंगे ना, तो हमें फ्लॉज बहुत कम दिखाई देंगे। कि अगर मैं ऐसा करती तो क्या मेरे को रिप्लाई मिलता, अच्छा अगर आपने मुझे ऐसा कहा है, मैं अगर आपको ऐसा कहती तो कैसा लगता। दूसरी साइड की दूसरी स्टोरी साइड को की समझें, समझने और आई थिंक फील करें। प्लीज गेट इनटू द ऑपोजिट साइड्स शूज, देन ओनली यू विल फील द पेन। हरिता जी, कानून में एक ऐसा सुधार जो बहुत ज़रूरी है आपके नज़रिए से? आई नीड, दो वी हैव अ फास्ट ट्रैक कोर्ट्स, बट मुझे लगता है कि हमें कुछ मैटर्स में, कुछ ऐसे सेक्शंस में, हमें अपनी जुडिशरी में, एक मेरी रिक्वेस्ट है दैट प्लीज़ हेयरिंग्स को एज सुन एज पॉसिबल किया जाए, बिकॉज delay is always not justified. Suppose if I just talk about a very small point, maintenance का, there are many women जो आज नहीं कमा पा रही हैं या जिनके पास जॉब नहीं है. I have a case, I will just tell you थोड़ा सा. She doesn't belong to India. वो इंडिया को belong नहीं करती हैं. उनको language problem भी है. She is a OCI holder. और उनके साथ बहुत सालों से टॉर्चर रहा. अब उन्होंने हिम्मत करके कदम उठाया. मेंटेनेंस के लिए हमने बात करी, क्योंकि उनको जॉब नहीं मिल रहा है बिकॉज ऑफ लैंग्वेज बेसिस, एंड हस्बैंड उनको बोलता है कि तू बहुत देखने में अच्छी है, सो तू ऐसे कमा ले वैसे कमा ले, और विच वी हैव एक्सप्लेन्ड इन द कोर्ट, बट उसके बावजूद अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई है. डेट्स पे डेट्स हो रही हैं. सिंगल लेडी को कोई घर रेंट पे नहीं देता है. बहुत सारी हर्डल्स उसके पास आ रही हैं जिस वजह से वो बीमार पड़ती जा रही है. What I request the judiciary is that please थोड़ा सा फास्ट ट्रैक मूव किया जाए कोर्ट्स को. वी गेट, आज अगर एक जज हमारे छुट्टी पे चले जाते हैं ना ईशा जी, हमें 2 महीने बाद की डेट मिलती है. वो 2 महीने वो कैसे सरवाइव करेगी, ये पॉइंट टू बी नोटेड रह जाता है. एक क्वेश्चन मार्क रह जाता है कि वैसे ही इतनी हिम्मत करके कोर्ट तक पहुंची exactly. और उसके बाद टाइम नहीं और वो सह पाएगी. दुनिया, लोग, रिश्ते, हम आई फील बैड एट दैट टाइम कि ओ नो टुडे द जज इज ऑन लीव. और जितनी मर्जी आप रिक्वेस्ट कर लें कि हमें शॉर्ट डेट दे दें, प्लीज शॉर्ट डेट दे दें, नो, दे विल डू इट एज पर देयर ओन फैसिलिटीज. आई जस्ट रिक्वेस्ट दैट ये थोड़ा सा फास्ट ट्रैक हो जाए. इन फ्यू केसेस मैटर ऑफ क्रुएलिटी एज वेल एज मैटर ऑफ मॉनिटरी थिंग्स, इसमें थोड़ा फास्ट ट्रैक कोर्ट को होना चाहिए. हरिता जी, लिविंग अलाउंसेस जो होते हैं उस पर इतना कन्फ्यूजन क्यों है?
मतलब मुझे ऐसा लगता है कि मैंने बहुत, अभी आपने बताया कि लोग झूठ भी बोल देते हैं, तो उसका कोई कोई ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि कुछ मेंटेनेंस जी की, अगर आपकी शादी में इतना पैसा खर्चा हुआ था उससे रिलेटेड, मतलब जैसे मैं आप लॉ तो अलग तरीके से चलता है, उसमें क्यों इतना कन्फ्यूजन है? कंफ्यूजन इन द सेंस ईशा जी, आई मीन कन्फ्यूजन की जैसे जब एक मेंटेनेंस, जब डिवोर्स हो रहा होता है, जैसे आपने बोला कि 11,000 रुपये केस के लिए दिए जाते हैं, तो वो जो एक गर्ल है या उसको जो मेंटेनेंस का पैसा मिलना है, उसमें क्या मतलब कोई एक तरीका नहीं है कि उसके थ्रू ही मेंटेनेंस उसको मिल जाए, या वो इतने एविडेंस इकट्ठे करके लाए कि नहीं मेरे हस्बैंड के पास ये प्रॉपर्टी भी थी, मेरा हस्बैंड यहाँ से भी पैसे ये कमाता एक था? बहुत बिटर ट्रूथ है दैट कोर्ट सिर्फ एविडेंस पे रिलाई करती है। ये एविडेंस हमें देने होंगे एज अ महिला कि मेरे हस्बैंड की ये इनकम है, वो ये हाइड आउट कर रहे हैं। अगर हस्बैंड कुछ छुपाता है तो, अगर हस्बैंड जेन्युइनली कुछ देता है, उसके साथ साथ वो अपने खर्चे भी बताता है कि मेरे ऊपर ये लाइबिलिटीज, तो कोर्ट उसकी तरफ भी सुनती है। कोर्ट कभी भी बायस नहीं होती है, पर नो कितनी मैटर। बड़ी लड़ाई है कि इट इज अ जिनसे वेरी बिग फाइट। हम इतने प्यार अपने रिश्तों में थे, उनके लिए हम एविडेंस इकट्ठे कर ओ रहे हैं। यस, कोर्ट की लड़ाई इज नॉट इजी नॉट इजी। बिकॉज लॉ इज इक्विवेलेंट फॉर बोथ। कोर्ट दोनों को सुनता है, दोनों को देखता है। एंड यस, आपका अगर आप कुछ डिमांड कर रहे हैं, इफ यू आर प्रेइंग कोर्ट फॉर समथिंग, यू हैव टू प्रूव द एविडेंस दैट व्हाट इज इट। हरिता जी, आपको नहीं लगता एक हेल्पलाइन होनी चाहिए? ओ बिल्कुल होनी चाहिए। आई 100% एग्री, बिकॉज मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है कि जब 181 चल रहा था दिल्ली में, सो हम लोगों को बहुत सारे केसेस में हम बहुत महिलाओं को हेल्प प्रोवाइड कर पाए, बिकॉज दैट वाज 24/7 ईशा जी। 3 काउंसलर्स, 3 ड्राइवर्स ओह। यूज्ड टू बी देयर इन द ऑफिस विद द वैन रेडी, कि अगर कोई 181 की कॉल आ गई उसी वक्त, चाहे रात के 2 बज रहे हों, चाहे सुबह के 2 बज रहे हों, माई काउंसलर हैज़ टू विजिट दैट प्लेस। तो वो हेल्पलाइन अभी थोड़ा सा स्टॉप होल्ड पर है बिकॉज ऑफ सम गवर्नमेंट अमेंडमेंट्स, बट मुझे लगता है कि ये हेल्पलाइंस ना हर जगह होनी चाहिए, स्पेशली इन रूरल एरियाज, इन बिल्कुल, विलेजेस, इन डिस्ट्रिक्ट्स, ताकि वो जहाँ पर एक हिम्मत जुटा सकें। बिल्कुल। मैं ये नहीं कहती हूँ कि ये हेल्पलाइन से आप सिर्फ पुलिस स्टेशन तक ही पहुँच पाएंगी, मैं ये भी जानती हूँ कि इसमें हम काउंसलिंग भी कर पाएंगे, एक सपोर्ट सिस्टम बन पाएंगे उस महिला का जो जिसे कोई रास्ता नहीं समझ आता कि अब मैं इस मुसीबत में क्या करूँ। कई बार कहीं पर कोई सेक्सुअल असॉल्ट हो रहा होता है, रेलवे स्टेशन पे कई बार हमें कॉल आई थी, कई बार मार्केट्स में किस बच्ची के साथ कुछ हो गया। वी हैव डन वेरी लॉट ऑफ मॉक ड्रिल्स ऑल्सो इन दैट। अच्छा। हाँ, कि हम लोगों ने खुद खड़े होकर पुलिस को, हमारी काउंसलर्स ने कॉल किया है कि पुलिस स्टेशन में कॉल करके कि भाई यहाँ पर ये हो रहा है, तो हमें ये बोला जाता था दैट मॉनिटर कीजिए कि कितनी देर में आपके पास पुलिस पहुँच रही है। उससे पुलिस भी बहुत एक्टिव हो गई थी, लॉ एंड ऑर्डर बहुत ज़्यादा एक कि सिस्टम में आ रहा था। कि कोई नजर है, कोई देख Yes, रहा है, somebody is कोई watching. कोई Yes. मतलब बहुत सलीके से लगा हुआ है Oh इसके yes, पीछे। somebody was watching over them, was there, which is now I feel again थोड़ा सा लो डाउन हो गया है। आपने इस लॉ में बहुत रिश्तों में बहुत कड़वाहट देखी होगी, बहुत। आपने कभी किसी लड़की को या लड़के को बिठा करके समझाया और वो वापस चले गए हों, वो ऐसा Yes. कितनी उसकी रेशो होगी? कम से कम मेरे 13 केसेस हैं ऐसे अच्छा। जिसमें मैंने पैचअप कराया। दे केम टू मी विद लोड ऑफ केसेस, डीवी भी, मेंटेनेंस भी, डिवोर्स भी डाल दो अब हमारा। मैंने कहा कब तक लड़ोगे आप ये सब? आप सक्षम हैं, आप सक्षम हैं, आप दोनों मिलकर घर चलाइए, आप घर की ड्यूटीज़ बांध दीजिए, इलेक्ट्रिसिटी बिल आप भरेंगे, वाटर बिल आप भरेंगे। आपको अगर लगता है कि नहीं जी मैं कमाती रहूँ और मैं सारा सेव करूँ और हस्बैंड ही सारे खर्चे उठाए, तो ये भी ठीक नहीं है। आप उसका इक्विवेलेंट बाजू बने तो आपकी बिल्कुल। वैल्यू भी बनेगी। और हस्बैंड को भी मैंने यही समझाया कि अगर आप मर्सिडीज चला रहे हैं सर, तो आप उसको भी मर्सिडीज लेके दीजिए ना। वाई अ लो डाउन कार टू हर? गिव हर अ इक्विवेलेंट लेवल ऑफ लाइवलीहुड, यू नो। और तभी एक दूसरे को बराबर की रिस्पेक्ट दीजिए। काफ़ी लोगों को समझ आई चीज़ें। एक लॉयर की बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी है, सिर्फ लॉ नहीं पढ़ना, इमोशंस को भी पढ़ना है, बिल्कुल। रिश्तों को जोड़ना है, तोड़ने की फीस नहीं लेनी, जोड़ने की फीस ले करके क्योंकि मैंने जोड़िए। कहीं जहाँ पर भी मुझे ये लगा ना कि एक दूसरे को देखकर इनकी आंखों में आंसू आता है या इनको है, तो मुझे लगा कि अभी भी अभी कुछ कुछ गुंजाइश बाकी है। यस यस सो यस। फिर मैंने उनकी अच्छे से काउंसलिंग करी और उनको मूव बैक किया। आपके जैसे कितने लॉयर होंगे जो ये सोचेंगे कि आंखों में आंसू आ रहे हैं तो इनको वापस पैचअप करना है, तो
कितना ज़रूरी है। आई थिंक इसमें किस्मत भी बहुत काम Yes. लेती होगी, कहाँ किसके पास भेजना है कि वो जोड़ दे तोड़े में। बिल्कुल बिल्कुल। आप एक यंगस्टर को, जो लोग ये सोच लेते हैं, बहुत जल्दी डिसीजन ले लेते हैं कि नहीं नहीं हमें तो बस डाइवोर्स लेना है, हम नहीं रह सकते हैं, या मैंने बहुत देखा है कि जैसे आपने बोला हम खड़े हैं ना पीछे, तो कई बारी मैंने गर्ल साइड के पेरेंट्स को भी देखा है कि कोई ज़रूरत नहीं सहने की, वापस आ जाना, हमारी बेटी नहीं गूंथती आटा वाटा। कई बारी हाउस हेल्प नहीं आती हैं तो हम अपने घर में भी काम करते हैं। एग्जैक्टली। तो आप एक यंगस्टर को एक मैसेज क्या देना चाहेंगे? आई वुड रिस्पेक्ट कि वो बच्चे थोड़ा सा पेशेंस रखें और बहुत कामली पहले अपने पार्टनर को देखें। देखिए, अगर पार्टनर, आपकी फैमिली लाइफ शुरू होती है फ्रॉम अ पार्टनर। पार्टनर अच्छा है, पार्टनर आपको केयर करता है, रिस्पेक्ट करता है, और अगर आप ये चीज़ अपनी मदर के घर में भी कर सकती हैं कि अगर आपको आटा गूंदना है तो अपनी मदर के घर में भी तो गूंद सकती हैं ना, अगर वहाँ मेड नहीं बिल्कुल आएंगे। सो बिल्कुल। व्हाई इट इज़ अ ईगो हियर। सो आप अपनी ईगोज को कट डाउन करें। अनटिल अनलेस ये बहुत ज़्यादा क्रुएलिटी हो रही है आपके साथ, ये तो कोई बात ही नहीं है। दिस इज़ योर हाउस टू। अगर आप एक काम करने को अपने आप को बहुत छोटा समझेंगे तो फिर आप कभी कहीं पर भी सक्सेसफुल नहीं हो पाएंगे। आज अगर आपकी एक्स के साथ नहीं बन रही है तो आपके साथ सेम प्रॉब्लम कि हम तेरी दूसरी शादी कर देंगे, यहाँ नहीं सहना, वो वाई के साथ भी आ सकती है। बिकॉज यू हैव ह्यूमन टू तो चेंज। ह्यूमन ही है। यस। एंड घर आपका है, घर आपको बनाना है। आप कब तक अपने पेरेंट्स का हाथ पकड़ के चलेंगी? आप अपनी सूझबूझ से चलिए, अपनी ईगो को मेलो डाउन कीजिए एंड गिव अ डिफरेंट पर्सपेक्टिव टू द फैमिली। बिल्कुल, इज्जत देंगे तो इज्जत इज्जत जरूर मिलेगी। मिलेगी, 100%। अभी जो नोएडा केस हुआ है उससे एक सवाल फिर खड़ा हुआ कि दहेज प्रथा आज इतनी, अभी इतना वो कमाती थी और वो इंडिपेंडेंट भी थी, तो क्या ऐसा लॉ है कि मैंने देखा कि अभी वो विक्टिम देख रहे हैं, पकड़ रहे हैं, क्या सच है क्या झूठ है। हाँ, टाइम लगेगा लॉ, तो कितनी जल्दी जस्टिस मिलेगा उन पेरेंट्स को? देखिए, ये तो अभी मैटर ऑफ ट्रायल है। जैसे ही सबूत हाथ लगेंगे, आई फील दैट जस्टिस मिलेगा ही मिलेगा। बट येस, देयर इज स्टिल द डाउरी सिस्टम गोइंग ऑन। मैं आपको एक हिडन फैक्ट बता रही हूँ, बिकॉज मैंने केसेस में ये देखी है मूवमेंट कि मेरे पेरेंट्स से ये मांगते हैं, वो मांगते हैं, हमने शादी में ऐसा किया वैसा किया। एक 3 मंथ्स की शादी थी, मेरे पास आए वो बच्चे, एंड उसको यही कह कर कमरे में बंद कर दिया जाता था कि पहले तू फ़ोन कर, ये मंगवा, तब हम तुझे कमरे से बाहर निकालेंगे। ओ माय गॉड। सो देर आर स्टिल दीज थिंग्स, दीज प्रैक्टिसेस आर गोइंग ऑन। देर इज़ वन मोर केस जिसमें पेरेंट्स ने पैचअप कराया, चलो वो बना के घर ले गए, बट वहाँ जाकर उस बच्ची को पॉइजन पिलाया गया। सो जस्ट ऑन these डाउरी डिमांड्स। तो अभी भी, लेकिन ये अब इतना इशू इतना रेज अप नहीं हो रहा है सोसाइटी में, क्योंकि टॉलरेंस नहीं रहेगी, ये रेयर केसेस हो गए हैं, बट स्टिल दे आर गोइंग ऑन। सो व्हाट आई फील इज़ कि इन चीज़ों को वाकई ही वॉइस उठानी चाहिए और ऐसे केसेस में इमीडिएटली डिवोर्स के लिए मूव करना चाहिए। डाउरी एंड सेल्फ असॉल्ट, स्ट्रेट अवे नो टू इट, नो मैटर व्हाट। आपके पेरेंट्स आपका साथ दें ना दें, आपकी सोसाइटी आपका साथ दे ना दे, आप खुद अपने लिए खड़ी होंगी और आप इस चीज़ को ना में ना कहेंगी। आपको नहीं लगता कि एक ये जो शादी, आज आज ये फंक्शन वो फंक्शन, आज इतने लोग आएंगे, आज डेस्टिनेशन वेडिंग होगी, उस माँ बाप के ऊपर एक प्रेशर बना ही हुआ है, सोसाइटी प्रेशर कह लीजिए। मुझे ऐसा लगता है कि मैं तो चाहती हूँ कि एक ऐसा लॉ होना चाहिए कि जी शादी एक सिंपल तरीके से मंदिर में हो या जिस भी धर्म में मानते हैं वहाँ पर हो, और एक आप मतलब जो भी आपके पास जो पैसा जिस लायक है उस तरीके की आप एक पार्टी कर दीजिए। तो उन माँ बाप के ऊपर वो, शायद मुझे लगता है जब बच्चे पैदा होते हैं तभी से वो जोड़ना शुरू हो जाते हैं शादी के लिए। ईशा जी, इसमें मैं ये कहूँगी कि ये इसके लिए लॉ की रिक्वायरमेंट नहीं है। वी ऑल्सो नो व्हाट इज लॉ ऑफ यूनिवर्स। यस, वेरी ट्रू। अगर हमने ये चीज़ करनी है तो ये हमारी आज की जनरेशन इसको ला सकती है, बट व्हाट हैपेंस इज हमारी आज की जनरेशन ही पॉम्प एंड शो में बहुत ज़्यादा बिलीव करने लग गई है। अगर मेरी बेटी कल को मुझे बोल दे दैट मामा आप ये शादी मुझे इस तरीके से नहीं चाहिए, आई वांट अ वेरी सिंपल वेडिंग एंड आई जस्ट वांट माय वेरी क्लोज वंस टू बी देयर, सो मुझे शायद यहाँ से एक सपोर्ट मिलेगा कि जो पैसा मैंने उसकी शादी के लिए सेव किया है वो मैं उसी को दे रही हूँ, उसी दोनों मतलब कपल को दे रही हूँ, टू माय सन इन लॉ एंड माय डॉटर,
जो उनके कल को काम आएगा, विच आई एम स्पेंडिंग एंड वेस्टिंग ऑन दी सोसाइटी थिंग्स। तो मुझे लगता है कि अगर हम ये, इसमें कोई लॉ नहीं बन सकता है ऑफ कोर्स, बट यस लॉ ऑफ यूनिवर्स, एंड हमारे बच्चे अगर इस चीज को इम्प्लीमेंट करना शुरू कर दें सो बहुत लेस बर्डनड हो जाएंगे पेरेंट्स भी, एंड वो सारा पैसा जो है उन्हीं के कल को काम आएगा। और उससे जो एक घर है या एक पैसे अकाउंट में हैं जो आपने मैं कहती हूँ कि वेस्ट कर लिए, वो आपने संभाल के रखिए, तो रख दिए। एक वन ऑफ द रीज़न मुझे लगता है लड़ाई झगड़ों का और डिवोर्स होने का वो भी नहीं रहेगा। और फिर ये जो कि मैंने इतना पैसा लगाया, तूने इतना पैसा लगाया, वो प्रश्न भी नहीं उठेगा। नहीं उठेगा, बिल्कुल। मैं आपसे बस एक ही आप पूरे जो लोग देख रहे हैं और जो देखेंगे इसको, आप उनको एक मैसेज दीजिए डिवोर्स के लिए। प्लीज, until unless it is beyond your patience, try and make amend the families। आजकल मैं ये बिलीव करूँगी कि हमारे में तोड़ने का बहुत ज़्यादा रिवाज शुरू हो गया है, वो ख़त्म करते हुए अगर हम इसको बनाने में ज़्यादा बिलीव करें, फिर दोबारा रिपीट करूँगी, until unless क्रुएलिटी अगर बहुत बढ़ गई है देन मूव ऑन कीजिए डिवोर्स लेकर, कुछ सोचिए भी मत, बट अगर कहीं कोई गुंजाइश है तो अपनी ईगो को मेलो डाउन करके घर परिवार बनाने की कोशिश कीजिए। बिल्कुल, रिश्ते तब तक खूबसूरत हैं जब तक मान सम्मान है, और मान सम्मान से ही रिश्ते बनते हैं। दहेज ये सब उससे बहुत कहीं ऊपर मान सम्मान है। हम सबको एक सबका मान सम्मान रखते हुए रिश्तों को आगे लेके जाएं, और लग रहा है कहीं पर कि मान सम्मान नहीं दे पा रहे हैं तो एक बारी घर परिवार इकट्ठे बैठे समझाएं बच्चों को। अगर लग रहा है कि नहीं, हमारा मेंटल लेवल नहीं मिल रहा और भी कोई कारण हो सकते हैं, तो आप इनको खूबसूरती से घर पे ही रिश्तों को, जैसे जब हम पहला रोका और पहली एंगेजमेंट करते हैं ना, वैसे ही इसको बैठ करके इसको सुलझाएं। वी कैन गो फॉर म्यूचुअल डिवोर्स। म्यूचुअल डिवोर्स, आप शांति से साइलेंटली इसको जा करके आप बाहर जा करके इसको ना उछाले एक दूसरे की इज्जत को। आई थिंक ये भी एक मान सम्मान और यूनिवर्सल लॉ जिसे कहते हैं, भगवान जिसे कहते हैं, कि उसका थोड़ा सा सब हम सब के अंदर सब्र होना चाहिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बहुत चीज़ों को बताया, और मैं तो बस यही चाहूँगी हरिता जी कि आप बहुत जल्दी हेल्पलाइन लेकर आएँ, ताकि जो औरतें नहीं बाहर जा सकती उनके अंदर एक हिम्मत एक जुड़ेगी, ताकि वो हेल्पलाइन के थ्रू आप तक पहुंच सकें। और मैं ये भी कहना चाहूँगी, मैं हरिता जी की मेल आईडी डालूँगी, जिनको कोई प्रश्न हो या जो एक औरत आज ये सुन रही हो और ना पहुंच पा रही हो, तो आप हरिता जी को मेल करें। मैं एक नंबर हरिता जी से गुजारिश करूंगी कि वो दे अपने किसी टीम मेंबर का, ताकि जो नहीं पहुंच पा रहा इनकी एनजीओ तक पहुंच करके ये ज़रूर हेल्प करेंगी, बहुत हेल्प करती हैं। इसीलिए मेरे मन में था कि क्यों इस सोसाइटी में इतने डिवोर्स पड़ रहे हैं, तो मैं हरिता जी से इस विषय में बात करूं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू ईशा जी, थैंक यू सो मच।